अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, जैसा आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों की वजह से बहुत से परिंदे बीमार होते हैं, बहुत से परिंदे मर जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने कुछ 15 ऐसे पॉइंट बताए हैं। 15 पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि अगर आप इन 15 पॉइंट का ध्यान रखते हैं, अगर आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर सर्दियों से आपके परिंदों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस 15 पॉइंट के अंदर कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो कि आपको लगेगा कि आप पहले से जानते हैं, मगर आई एम श्योर कि उसकी बारीकी को आप नहीं जानते होंगे। जैसे बल्ब लगाने के भी नुकसान होते हैं, हीटर आप चाहे इलेक्ट्रिकल लगाएं या गैस वाला लगाएं, उसके क्या नुकसान है, और पानी जो हम गर्म करके देते हैं सर्दियों के अंदर सुबह में, उसके क्या नुकसान है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, मिस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, वरना आप लोग भूल जाते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। क्या पता आपके शेयर करने से किसी न्यू फैंसियर का नुकसान होने से बच सके, किसी बेज़बान परिंदे की जान बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बर्ड्स बीमार होते हैं और मरते हैं। आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा से बचाना है। बर्ड्स सर्दी से इतना जल्दी बीमार नहीं होता जितना वो डायरेक्ट हवा लगने की वजह से बीमार होता है। अच्छा जी, चाहे आपका सेटअप जो है वो इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इंडोर के अंदर ऑल्दो जो है वो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वहाँ पर हवा का फ्लो जो है वो इतना नहीं बन पाता। मगर आउटडोर सेटअप्स के अंदर जो है वो हवा का फ्लो कई जगह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अब आपने पहले अपने केज में देखना है कि किस तरफ से हवा जो है वो उसका फ्लो चल रहा है, किस तरफ से हवा आ रही है। जिस तरफ से हवा का रुख है वहाँ पर आपने वो हिस्सा कवर कर देना है। अच्छा, अब कवर किस तरह करना है ये भी डिपेंड करता है कि एकदम से आपके केज के अंदर, आपके एवरी के अंदर हब्स ना हो जाए। हवा का थोड़ा फ्लो रहना चाहिए। तो आपने पहले खुद डायग्नोज करना है कि कितनी हवा आ रही है, मुझे कितना कवर करना चाहिए। क्या आपको नेट से कवर करना चाहिए, या आपको कपड़े से कवर करना चाहिए, या आपने डायरेक्ट प्लास्टिक लगा के कवर कर देना है। अब मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, मैंने एक साइड के ऊपर ग्रीन नेट लगा दी है जहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा था। दूसरी साइड या तीसरी साइड के ऊपर कोई नेट नहीं लगी हुई। अच्छा, ये मैंने बारीक वाली नेट लगाई है ताकि हवा की क्रॉसिंग भी सही से हो सके। और ये जो जगह है ये मैंने काट के अलग निकाली हुई है। जब हवा की क्रॉसिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी तो फिर मैं ये भी लगा दूँगा, और उसके बाद जब मज़ीद मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं शीट भी लगा दूँगा। ये देखें, ये इसका पीस जो है वो मैंने अलग से काट के रखा हुआ है। तो इस चीज़ को आपने खुद डायग्नोस करना है कि कहाँ से हवा का फ्लो आ रहा है। हब्स नहीं होना चाहिए आपके एवरी के अंदर। ये देखें, सामने वाला हिस्सा जो है वो बिल्डिंग काफ़ी दूर है, 3-4 बिल्डिंग छोड़ के है, और पीछे भी जो है वो रोड है, पार्क है, काफ़ी हिस्सा खुला हुआ है। तो इस वजह से सिर्फ ये हिस्सा जहाँ से हवा का प्रेशर ज़्यादा था वो कवर करा है। साइड से भी हवा आ रही है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी यहाँ से फ्रंट से आ रही थी हवा का फ्लो। तो ये हवा का फ्लो तोड़ने के लिए नेट लगाया है। नेट भी बारीक लगाया है, जिसकी वजह से धूप भी अंदर आ रही है। हमारे बर्ड्स को जो है वो धूप भी मिल रही है, धूप इनकी बंद नहीं हुई है। तो ये जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा है। मैं इसमें अगर प्लास्टिक लगाता तो उससे धूप भी आती, मगर हवा का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता। तो मुझे थोड़ा सा हवा का फ्लो भी चाहिए। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, टेम्परेचर मेंटेन। अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर है कितना आपकी एवरी में। बाहर क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, मगर आपकी एवरी में इस वक्त टेम्परेचर कितना है उसके लिए आपको ये डिजिटल मीटर आता है। पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये मीटर ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये आप एक ले लीजिए और अपने एवरी के अंदर लगा दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको टेम्परेचर पता लगेगा, दूसरा आपको ह्यूमिडिटी का पता लगेगा कि कितनी चल रही है। उसके ऊपर भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा जी, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप पहली चीज़ तो कवरिंग से जो है वो काफ़ी कवर हो जाता है। प्लास्टिक वगैरह लगाने से भी काफ़ी कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको तरपाल वगैरह लगाने होते हैं। जैसे मैंने अपने केजेस में दिखाया था, मैंने हुक वगैरह बनाए हुए हैं। तो आने वाले वक्तों में जब सर्दी आएगी तो उसी हिसाब से मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आप भी जो है वो कपड़ा, मोटे कपड़े की चादर लगा सकते हैं, मोटी चादर या तरपाल वगैरह लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। जब ठंड बहुत ज़्यादा 15 से ऊपर जाए, 16 से ऊपर जाए टेम्परेचर, तो इस वक्त आपने कवरिंग करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है।
पॉइंट नंबर 3, बहुत से लोग अपने एवरी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो पुराने बल्ब आते थे 100 वाट के, वैसे बल्ब लगाते हैं। ये स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। अच्छा, ये आप बल्ब लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी एवरी का टेम्परेचर इससे कंट्रोल हो सकता है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मगर आपने ये बल्ब को पूरी रात नहीं जलाना। इसका तरीका ये है कि आप इसको 8 से 10 बजे तक चला दीजिए और सुबह जो है वो फजर में 2 घंटे चला दीजिए, शाम में 2 घंटे, रात होने से पहले, और फजर में आपने 2 घंटे चला दिए, ये इनफ है। अगर इससे ऊपर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये पूरी रात जलाएंगे तो आपके बर्ड्स के नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो लाजमी बीमार पड़ सकता है और उसके ऊपर लाजमी इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको कुछ एरिया ही कवर करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आप ये सेरेमिक बल्ब आते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर कोई शोर भी नहीं होता और कोई लाइट भी नहीं होती। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि इस बल्ब से भी आपका एरिया जो है वो कवर नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने हीटर लगाना पड़ेगा। अब हीटर लगाने के लिए मैं आपको बताऊं तो आपने गैस हीटर कभी भी नहीं लगाना, हमेशा आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला हीटर यूज़ करना है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, मगर परिंदों की जान से जो है वो बढ़ के नहीं है, तो इस वजह से आपने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 5, आपने ह्यूमिडिटी को किस तरह कंट्रोल करना है। पहली चीज़ कि आपके एवरी के अंदर मीटर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता लगे कि क्या ह्यूमिडिटी चल रही है। दूसरी चीज़, इसके अंदर 2 सिनेरियो आते हैं। पहला कि आपकी जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश्क हवा चलती है, ड्राई हवा चलती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी गिर जाता है और डेड एंड शेल हो जाते हैं। अच्छा जी, ऐसे सिनेरियो के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये नीम की टहनी है, इसको हमने धो लिया है और अच्छी तरह इसको सुखा भी लिया है, और अब हम इसकी नीम की टहनियाँ जो है वो अपने बर्ड्स को देंगे। अच्छा, किन बर्ड्स को देनी है ये भी आप गौर से सुन लें। जिनकी अभी हैचिंग नहीं हुई है, जिन्होंने अभी एग लेइंग करे हैं, आपने सिर्फ उन्हीं को देना है। जिनकी हैचिंग हो चुकी है या आजकल में होने वाली है, उनको आपने ये नहीं देना, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ी बहुत हवा चली रही है। अगर आप ऐसे पेयर को देंगे जिन्होंने हैचिंग करी हुई है, तो बच्चे जो है वो इस नीम की टहनी की वजह से सर्दी का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख के ही देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये नीम की वजह से जो है वो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जितना भी फंगस और बैक्टीरिया वगैरह है, ये उससे भी आपके परिंदों की हिफाजत करेगा। दूसरे सिनेरियो के अंदर आपने अपने केज को, अपने एवरी को पूरी तरीके से पैक कर दिया है और अंदर आपने हीटर भी जला दिया है सर्दी की वजह से। अब ऐसी कंडीशन के अंदर भी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेड एंड शेल हो जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या करना है, एक बर्तन के अंदर पानी लेके अपनी एवरी के अंदर रख देना है, ताकि उसमें मॉइस्चर का लेवल जो है वो बरकरार रहे। पॉइंट नंबर 6, आपने एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना है। अब कब करना है और क्यों करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल सर्दियों में आपने अपनी एवरी को पूरी तरीके से पैक कर दिया। अब इसके अंदर जो हवा है वो अंदर ही ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि दोपहर के टाइम जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सर्दियों में भी दोपहर में जब धूप आ रही होती है टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, तो आपने अपने एवरी के हिसाब से थोड़ी सी उसके अंदर वेंटिलेशन करनी है। चाहे आप एग्जॉस्ट फैन से करें, चाहे आप डायरेक्ट जो है वो पर्दा हटा के कहीं से वेंटिलेशन बना दें, तो थोड़ी सी वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो ट्रैप हवा है वो निकल सके। पॉइंट नंबर 7, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों के अंदर एवरी को पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने विरकॉन एस का स्प्रे करना है। अच्छा जी, विरकॉन एस जो है वो तमाम किस्म के जो वायरसेस होते हैं, इन सब से आपके बर्ड्स को बचाता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मगर हर 3 महीने में आपको चाहिए कि आप अपनी पूरी एवरी के अंदर इसका स्प्रे कर दें। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर जो है वो इसका स्प्रे नहीं करना। आपने केजेस के किनारों के ऊपर, एवरी के किनारों के ऊपर, सब जगह के ऊपर इसका स्प्रे करना है। और ये वैसे भी कीड़े मकोड़ों से जो है वो आपके केज को, आपकी एवरी को महफूज रखता है। पॉइंट नंबर 8, आपने अपने बर्ड्स को एग फूड लाजमी देना है। सर्दियों के अंदर 2 से 3 दफ़ा इनको हफ्ते में लाजमी एग फूड दें। एग फूड जो है वो इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और ख़ास तौर पे जिन बर्ड्स के बच्चे हैच हुए में हैं उनको जो है वो ये लाजमी दें, ताकि बच्चों की जो है वो अच्छे से नशोनुमा हो सके।
पॉइंट नंबर 9, अब तक जो आप सॉफ्ट फूड भिगा के दे रहे थे, मिसाल के तौर पे गंदम और अनाज वगैरह, अब आपने बॉईल करके देना है, क्योंकि जब आप भिगा के देते हैं तो इसकी तासीर ठंडी होती है, अगर आप इसको बॉईल करके देंगे तो इसकी तासीर गर्म होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 10, आपने अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के अंदर मोरिंगा लीफ पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। ये इसकी तासीर भी गर्म होती है। इसको एज अ नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपके बर्ड्स की बिल्ड को भी अच्छा करता है। इसके अंदर सारे मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा जी, मोरिंगा की मेकिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर दरख्त से तोड़ने से लेके मोरिंगा को सुखाना, उसका पाउडर बनाना, सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर मैंने आपको दिखाई हैं। बड़ी मज़े की वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, मोरिंगा लीफ पाउडर जो है वो आप अपने जितने भी अनाज जो आप दे रहे हैं इनको बॉईल करके उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से छिड़क के बहुत हल्की मिकदार में आप इनको दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये एग फूड खा रहे हैं। एग फूड के अंदर इनको देने की ज़रूरत नहीं है और बर्ड जो है वो माशाल्लाह से इतने अच्छी तरीके से जो है वो मानूस हो गए हैं। ख़ासतौर पर डव जो है वो एग फूड बिल्कुल भी नहीं खाती, अक्सर लोगों के पास नहीं खाती सॉफ्ट फूड, मगर इसे मैं बॉइल्ड चना भी दूंगा, ये तब भी खाएगी माशाल्लाह से। देखें, एग छोड़ के जो है वो बर्ड अपने एग छोड़ के एग फूड के ऊपर आ गया है। तो बस माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है और इसी तरह जो है वो आप अपने बर्ड्स को भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, आपने सीड मिक्स के अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जिन चीज़ों की तासीर जो है वो थोड़ी सी गर्म है उनको थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, जिनकी तासीर ठंडी है उनको थोड़ा सा आपने कम कर देना है। इसके अलावा आपने एवियन कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड करने हैं, फिश ऑयल कैप्सूल भी ऐड करने हैं, इसके अंदर आपने कोड लिवर ऑयल भी ऐड करना है, मगर कब क्या ऐड करना है वो मैं आपको उसी वक्त बता दूंगा, उसी वक्त वीडियो बना के बताऊंगा कि इस वक्त आप ये चीज़ ऐड कर लें। अभी इसका टाइम नहीं आया है, अभी आप सीड मिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सीड मिक्स के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जिसके अंदर मैं सारे बर्ड्स के अंदर सारे रेशो बता दूंगा कि क्या चीज़ आपने बढ़ानी है, किस बर्ड्स के दाने के अंदर आपने क्या चीज़ बढ़ानी है। अगर आप कहेंगे तो नीचे कमेंट में लाजमी मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। पॉइंट नंबर 12, आपने अपने एवरी के केजेस के पानी के बर्तन रात में निकाल देने हैं और सुबह उनको फ्रेश पानी देना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि पानी नहीं निकालना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। अगर ये दोनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ आपके पास अप्लाई हो रही है तो फिर आपको पानी निकाल देना चाहिए। पहली चीज़ के देखें, सर्दियों के अंदर जो है वो जैसा मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। बर्ड जो है वो बास टाइम अपने पानी के पॉट के अंदर ही बीट वगैरह कर देते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये सुबह गलती से भी पानी पिएंगे तो बीमार होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों में तो धूप भी आती है, हवा भी चल रही होती है, तो थोड़ा सा कवर हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि रात के अंदर जो है वो पानी का टेम्परेचर क्योंकि बढ़ जाता है, तो इस अगर आपकी एवरी के अंदर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी एवरी का टेम्परेचर रात में बढ़ता है और सुबह पानी जो है वो ठंडा हो रहा होता है, तो फिर आपको चाहिए कि आप इसका पानी निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, आपने जो सुबह फ्रेश वाटर दे रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। अगर वो टेम्परेचर जो है वो कम है, यानी कि पानी ठंडा हो रहा है, तो फिर आपने थोड़ा सा पानी को गर्म करके देना है, मगर उसका टेम्परेचर मेंटेन करके देना है। गर्म पानी का मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने हल्का कुनकुना या नीम गर्म पानी उनको दें। टेम्परेचर नॉर्मल करके दें। उससे नुकसान क्या होगा, अगर ये नीम गर्म पानी पिएंगे तो पी तो ये जाएंगे, मगर अब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। जब सेकंड टाइम ये पानी पिएंगे तो वो इनके लिहाज से ठंडा होगा। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपके बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, बहुत से लोग जो है वो अपने केजेस के अंदर एवरी बनाई हुई हैं तो रोज़ धोते हैं। तो आपने सर्दियों के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ का एहतियात करना है कि रोज़ धोना नहीं है, आपने रोज़ वॉश नहीं करना। आप झाड़ू से जो है वो कचरा वगैरह समेट दीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा धो लीजिए। अगर आप रोज़ धोएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो सीलन रह जाएगी, जिसकी वजह से इनको सर्दी लग सकती है। तो चाहे आप केज में केज भी आपने लगाए हुए हैं, ट्रे भी अगर आप रोज़ धोते हैं तो रोज़ ना धों, उनको भी आप इसी तरह साफ़ कर सकते हैं और कॉलोनियों को भी आप इसी तरह साफ़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14, आपने अपने बर्ड्स को किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं कराना ज़बरदस्ती। जब तक आपको ना लगे कि आपका बर्ड जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है तो आप करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं कराना। एंटीबायोटिक देने की वजह से बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता है और बर्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी लाजमी ध्यान रखना है।
पॉइंट नंबर 15 के अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको चाहिए कि आप जैसे 3 दिन का आपने कोर्स कराना है तो 5 दिन का आप उसके बाद मल्टीविटामिन का कोर्स करा दीजिए, ताकि आपका बर्ड्स जो है वो वापसी से रीगेन कर सके। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे देते हैं। अभी मेरे पास कल एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने तकरीबन 20 दिन से वो एंटीबायोटिक चला रहे हैं, किसी ने उनको बता दिया एंटीबायोटिक का। तो आपने ऐसा नहीं करना, 3 दिन का कोर्स कराइए, या अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो 5 दिन का कोर्स करा दीजिए, इससे ज़्यादा ना कराएं। अगर इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएँ जो आपको सही गाइडेंस दे सके। तो ये वो 15 पॉइंट थे, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपके बर्ड्स को कोई भी इशू नहीं आने वाला इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 2 ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली चीज़ कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, वरना आप लोग भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है, ताकि बहुत से लोग जो है वो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, उनके लिए आसानी हो सके। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।